अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है और ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसके बाद हमने देखा कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, उसके बाद लास्ट में देखा कि एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। पहला बोलता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब हमने देखा था कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हमने देखा था, उसमें ये पॉइंट बोलता है कि जो बेस्ट सूटेड होगा एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, उसको ही हम ड्यूटी असाइन करेंगे। इसका मतलब हम ऑलरेडी देख ले रहे हैं कि कौन वो काम बहुत अच्छे से कर सकता है और उसको वो ड्यूटी देते हैं। अब वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वही काम करते आएगा तो उसके स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। इसका मतलब वो उसे मिस्टेक के जो चांसेस रहेंगे वो बहुत ही मिनिमम रहेंगे। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में हम लोगों को एक बेनिफिट मिलता है स्पेशलाइजेशन का, क्योंकि जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, क्योंकि वो एम्प्लॉय कंटिन्यूअसली एक काम करता है। नेक्स्ट स्टेप आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग में प्रॉपर लेवल्स रहते हैं कि किसको किसको रिपोर्ट करना है। लोअर लेवल एकदम क्लियर रहता है कि उनको किसको रिपोर्ट करना है, मिडिल लेवल भी बहुत ही क्लियर रहता है कि उनको रिपोर्ट किससे लेना है और किसको रिपोर्ट देना है। इन अकॉर्डिंग देखा जाए कि उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ही क्लैरिटी रहती है कि हु शुड रिपोर्ट हुम और हु शुड टेक ऑर्डर फ्रॉम हुम, ऑर्डर किससे लेना है, किसको रिपोर्ट लेना है। अगर ये वर्किंग एनवायरनमेंट एकदम ही क्लियर रहता है तो हमारा क्लैशेस के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं और पीसफुली लोग अपना काम कर पाते हैं। इसीलिए इसको एक इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बोला जाता है, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी से ही स्टार्ट करते हैं। अगर वो स्पेशलाइज्ड है उस काम पे, उसको उस देख के असाइन किया जा रहा है, मतलब उसकी वेस्टेज के चांसेस भी कम होंगे। प्लस होता क्या है, हमने देखा स्टेप्स में डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगर हम डिपार्टमेंट्स फॉर्म करते हैं तो एक पूरे पार्टिकुलर ग्रुप के लोग जो एक काम करते हैं वो एक ही सम में काम करते हैं। देखा जाए अगर सारे लोग एक में काम कर रहे हैं, मतलब उसी एक विंग में काम हो रहा है, तो वहां पे जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसके चांसेस भी ज्यादा होंगे क्योंकि वेस्टेज बहुत ही मिनिमम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अडेप्टेशन टू चेंज। अडेप्टेशन टू चेंज बोलते हैं कि देखो हमें ये पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग, वो कब चेंज हो जाए किसी को पता नहीं चलता, और ये बिजनेसमैन को चाहिए कि वो चेंज करें तो उनके जो एम्प्लॉइज हैं और उनका जो एनवायरनमेंट है वर्किंग वो डिस्टर्ब ना। तो हमें ये पता है कि हम ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू एक डिपार्टमेंट्स, हर फंक्शन के डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में चेंज आएगा इसका मतलब ये नहीं कि बाकी डिपार्टमेंट्स को भी करने पड़ेंगे। अगर डिपार्टमेंट में चेंज आ रहा है तो वो उसी विंग में आएगा, बाकी एक्टिविटीज अपने आप चलती। इसीलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग अगर हम कर लेते हैं वर्क की, तो कभी भी एक चेंज करना होगा तो वो इजीली चेंज हो जाता है, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में अफेक्ट करेगा, बाकी अगर कोई दूसरा तो दूसरे ही में करेगा, पूरी एक्टिविटीज नहीं अफेक्ट होगी। उसके बाद आते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब काम बहुत अच्छे से हो सकता है, हम चेकआउट कर सकते हैं, इसके साथ साथ और भी न्यू आइडियाज भी लेके आ सकते हैं। ये इसका हर एक्सप्लेनेशन में क्या है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट फ्रेम कर दिया हर एक एक्टिविटीज की, तो एक सीनियर पर्सन पूरा चेक रखेगा कि काम सही से हो रहा है या नहीं, और एक डिपार्टमेंट में उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और अगर पूरी कंपनी की लेनी हो तो वो एक इंसान नहीं कर पाता, और डिपार्टमेंट वाइज अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो वो हैंडल करना ईजी होता है। इस केस में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ मतलब अगर हम ड्यूटीज अच्छे से दे रहे हैं, प्लस हमारे डिपार्टमेंट सब अच्छे से काम कर रहे हैं और सब स्पेशलाइज्ड हैं, इसका मतलब वर्क एकदम फ्लो में चल रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो ये भी प्रूफ करता है कि हम जल्दी एक्सपैंड भी करेंगे और ग्रोथ भी करेंगे अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग फॉलो करते हैं। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल मतलब इसमें हमने नोटिस किया कि इसमें डेलीगेशन ऑफ वर्क होता है, कि जो वर्क है वो हम डेलीगेट करते हैं, लोअर लेवल को दे देते हैं। इससे मैनेजर्स जो लोअर लेवल के वर्कलोड होते हैं उससे फ्री हो जाते हैं। अब इसमें देखा जाए कि वो अपना क्रिएटिव माइंड यूज कर सकते हैं, न्यू आइडियाज लेके आ सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इनोवेशन लेके आ सकते हैं और कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो छोटे छोटे काम करते रहेंगे तो उनके पास वो स्पेस नहीं रहेगा कि वो न्यू क्रिएटिविटी लेके आ पाए।
तो ये बोलता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो हमने पढ़े 7 इंपॉर्टेंट्स। पहला बोलता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, मेमोराइज कीजिए। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अडेप्टेशन टू चेंज, फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड लास्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। तो ये था हमारी वीडियो अबाउट ऑर्गेनाइजिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब इसके बाकी टॉपिक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल।